हम लोग जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और आज हम लोग एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज करेंगे और हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा वो पहले एक बार एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद उस फार्मूला को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है क्वेश्चन में, वो हम लोग एक 1 बाई 1 करके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है, वहां पर बोला गया है कि जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, ठीक है, वो क्या करता है, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और साथ में कुछ वर्क डन होता है। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल प्लस डब्ल्यू, कुछ वर्क डन होगा। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला में। ठीक है, फिजिक्स में जब हम लोग वर्क डन यूज करते हैं तो ये वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन, जब केमिस्ट्री में वर्क डन हम लोग यूज करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 4 कंडीशन यूज करने वाले हैं। 4 कंडीशन क्या क्या हो सकता है बता दें कि यहाँ पर डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा और डब्ल्यू बराबर होगा पी इंटू डेल वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर 4 कंडीशन क्या क्या हो सकता है और उन चारों केस में इस फार्मूला का जो रंग रूप है किस तरह से चेंज होगा वो हम लोग को समझ लेना है एक बार। क्या क्या हो सकता है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल पी इज इक्वल टू 0। दूसरा, इस केस में फार्मूला क्या होगा वो सीखेंगे। दूसरा, अगर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में फार्मूला का रंग रूप किस तरह से चेंज हो जाता है वो सीखेंगे। थर्ड सीखेंगे कि अगर हमारा Q0 दिया हुआ है तब फार्मूला क्या होगा, और एक तो और चौथा जो हम लोग सीखेंगे और डेल टी सीखेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज 0 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आइसोथर्मल बोलते हैं, अगर इस तरह का प्रोसेस रहा तो उस केस में हमारा फार्मूला किस तरह से बदलने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर इसमें कोई खास चेंजिंग आने वाला है नहीं, ये बस वैसे ही रह जाएगा, क्यू बराबर डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पर डेल यू का जो वैल्यू होगा ना, डेल यू को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल टी। ठीक है, डेल टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा और एन नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ये सारा वैल्यू गिवन रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग डेल यू का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब अगर सेकेंड फार्मूला की बात करें, ठीक है, इसको हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। बार से याद रहेगा, बार किस चीज का प्रेशर का यूनिट है, आइसोबैरिक मतलब वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस में आते हैं, डेल वी इक्वल टू 0, डेल वी इक्वल टू 0 मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो पहले वॉल्यूम था वही बाद का भी वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पर Q का जो वैल्यू है डेल यू प्लस 0, क्योंकि डेल भी यहाँ पर 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर डेल इंटू यू। और यहाँ पर भी डेल यू निकालने का तरीका होता है, डेल यू हम लोग निकाल सकते हैं एन सी वी, ए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, ए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, एन सी वी इंटू डेल टी का यूज करके। उसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला अगर टेम्परेचर वाला देख लेते हैं, आइसोथर्मल वाला। ठीक है, आइसोथर्मल में हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला है बनेगा Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस P इंटू डेल वी। लेकिन बता दें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर W। ठीक है, डेल यू अगर यहाँ पर 0 हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर W। और यहाँ पर हम लोग चाहे तो एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पी वी गामा जो होता है वो सॉरी डेल टी 0 है तो डेल टी 0 में हम लोग लिख सकते हैं या जो वर्क डन होगा वो होगा एन आर टी लॉग V2 बाई V1 के बराबर। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग W निकाल लिए तो फिर वहां से Q भी हम लोग निकाल ही लेंगे। तो एक किस केस में यूज करना है, आइसोथर्मल के केस में यूज करना है अगर जरूरत पड़ा तो। उसके बाद अगर Q 0 हो जाता है तो Q 0 हो जाएगा तो हम लोग का जो फार्मूला है वो चेंज होकर के बन जाएगा, Q 0 हो गया तो माइनस डेल यू इज इक्वल टू W, इस तरह से चेंज हो जाएगा। और इस केस में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर जो हमारा पी वी गामा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 4 स्पेशल केस है, इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया और ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो ये 4 प्रोसेस याद रखना है। 4 प्रोसेस में फार्मूला जिस तरह से चेंज होता है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है, वो हम लोग को बस याद रख लेना है, बाकी हम लोग का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
W का जो कंफ्यूजन रहता है कि W पॉजिटिव हो गया या फिर निगेटिव होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग लेंगे ना, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन लेंगे। जैसे कि मान लो कि पहले से एक गैस भरा हुआ है एक स्फेरिकल कंटेनर में, और इसका जो वॉल्यूम है बाद में घट जाता है, ठीक है। तो घट जाता है तो हम लोग बाहर से प्रेशर दिए, बाहर से प्रेशर देने से इसका मान लो कि वॉल्यूम घट गया होगा, ठीक है। हमने फोर्स लगाया और ये अंदर की ओर दबाव, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं वर्क डन। तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव हमारे द्वारा होगा। इसके द्वारा अगर देखेंगे ना, तो ये तो बाहर की ओर फोर्स लगा रहा था, ठीक है ना, इसके वजह से जो प्रेशर था वो बाहर की ओर था, ये तो प्रेशर बाहर और जा रहा है अंदर, ये तो उल्टा हो गया। तो इस सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। मतलब कि कोई चीज अगर कंप्रेस हो रहा है तो वहां पर हमारे द्वारा तो पॉजिटिव होता है, पर सिस्टम के द्वारा निगेटिव होता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। मतलब हमारे द्वारा जो किया गया वर्क डन वो नहीं लेना है, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हुआ है ना वो लेना है। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई चीज अगर कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे करके और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका जो थ्योरी है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। एक गैस है ए से बी की ओर ले जाया गया है, दो रास्ता है ले जाने का। यहाँ पर दे भी रखा है कि दो डिफरेंट रास्ता है, या तो ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से जाएगा। तो एक चीज बता दें कि जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, और उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो रास्ता कोई भी हो, ठीक है, इसका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। इसका जो पहले इंटरनल एनर्जी था, चाहे इस रास्ता से जाए इंटरनल एनर्जी वही रहेगा, इस रास्ता से जाएंगे तो भी इंटरनल एनर्जी वही रहेगा, इधर से जाएंगे तो भी इंटरनल एनर्जी वही रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है इस केस में, जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस एक तरह का हो गया। और साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक बोल सकते हैं कि इसका जो ये जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन ए पाथ एसीबी इज यूज्ड 60 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। कितना सिस्टम में हीट दिया गया है, 60 जूल। जब हीट देते हैं तो ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ रहा है। 60 जूल ऑफ द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन। काम कितना हुआ है, 30 जूल हुआ है। इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम के द्वारा दिया हुआ है, तो इसके साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो फार्मूला में एक्चुअल होता है वही चीज दे करके रखा है। हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब Q का वैल्यू 60 है प्लस इक्वल टू डेल यू निकालना है, और W का वैल्यू दे रखा है 30। 60 में से 30 गया, 30 बराबर डेल यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये 30 यहाँ पर फिक्स रहेगा, दूसरा रास्ता से लेकर के जाएंगे तो दूसरा रास्ता के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर से Q बराबर डेल यू अब ए वाला यूज करेंगे, 30 प्लस वर्क डन। सेकेंड केस में वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर भी बाय द सिस्टम दे दिया है, कितना 10 जूल, ठीक है। हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस होता है वो सिस्टम पर होता है, ठीक है। तो सिस्टम का ही वर्क डन यहाँ पर लिया जाता है। तो Q बराबर कितना हो गया, 40 जूल। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से काफी इजीली सॉल्व हो गया। मतलब एक बेसिक फार्मूला, एक ही फार्मूला है, बस ये याद रहेगा तो हम लोग का सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं किस टाइप से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 200 ग्राम वाटर इज हीटेड फ्रॉम 40 टू 60। यहाँ पर डेल्टी का जो वैल्यू दे रखा है वो 20 दे रखा है। इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ वाटर को इग्नोर करना है, मतलब कि डेल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल भी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं Q बराबर, टोटल फॉर्मूला होता है Q बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू, पर यहाँ पर W क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब Q बराबर डेल यू हो जाएगा। और एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि अगर डेल भी जीरो हो तो डेल यू का जो वैल्यू होता है NCV इंटू डेल टी के बराबर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग MCV भी लिख सकते हैं, MCV इंटू डेल टी। कब A यूज होता है और कब A यूज होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू का यूनिट है वो क्या है उस पर। अब यहाँ पर केजी यूज किया है, जब केजी यूज करेगा तो हम लोग मास वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब ये मोल यूज करता है तो फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल वाला यूज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर यूज करना हुआ ना इसको तो MCV इंटू डेल टी यूज करेंगे। अब चलो डेल टी तो दे दिया है, एम भी दे दिया है। एम का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम, 200 बटा 1000 कर लेते हैं तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है कि डेल यू का वैल्यू क्या होगा, बस यहाँ पर वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। 200 बटा 1000 इंटू
CV का वैल्यू कितना दे रखा है 4184 और डेल्टी का वैल्यू कितना है 20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो 5 बार में कट रहा है 5, ये फिर 4 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 4 × 4 16, ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, 16 मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे 16, रिमाइंडर 1 रहा 72, 72 एक 73, 16 736, इतना क्या आ रहा है, इतना जूल आ रहा है। किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 16.736 किलो जूल आ जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक गैस इज कंप्रेस्ड। अभी यहाँ पर कंप्रेशन का केस है, गैस को कंप्रेस किया गया है, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन बाय सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इसका यूज करेंगे इस फार्मूला में हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम को कंप्रेस किया गया, डेल वी का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं, और प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, P दिया है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वर्क डन निकालना होगा तो वर्क बराबर P इंटू डेल भी कर लेंगे, 100 × 1 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये 100 जो आ रहा है एक किसके द्वारा किया गया वर्क डन, हमारे द्वारा किया गया वर्क डन है, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, जब निगेटिव लिखेंगे तब वो सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन होगा। उसके बाद आगे बोल रहा है ये सब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है, देन इट इज हीटेड। ठीक है, पहले ए वाला केस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर डेल यू प्लस P इंटू डेल वी वर्क डन। ठीक है, अब Q का वैल्यू कुछ दिया हुआ है नहीं, तो स्टार्टिंग में हम लोग Q का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो Q 0 ले लिए, इज इक्वल टू डेल यू हम लोग को निकालना है, और वर्क डन हम लोग क्या लेंगे, वर्क डन हम लोग को लेना है निगेटिव, निगेटिव मतलब कि -100, क्योंकि ये जो आया है पॉजिटिव ना, ये हमारे द्वारा किया गया वर्क डन है, एक कंप्रेस हो रहा है, मतलब हमने दबाया होगा उसको, तो उसको अगर इस तरफ लेकर के आते हैं तो डेल यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो ये नोट कर लेना है 100 जूल पहला केस में, जब प्रेशर कांस्टेंट था तब। अब सेकेंड केस में आते हैं, देन इट इज हीटेड, अब इसको गर्म किया जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा केस में डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा Q जो होगा, दिया हुआ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और बाकी वर्क डन तो इसका 0 ही हो जाएगा। तो Q का वैल्यू सेकंड केस में दे दिया है 150। ठीक है, सप्लाई किया गया है 150, जब सप्लाई करते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, मतलब कि पॉजिटिव होगा, कितना बराबर डेल यू, मतलब चेंज जो है पहला केस में कितना 100 और दूसरा केस में 150, टोटल चेंज कितना हो गया इंटरनल एनर्जी में, टोटल चेंज हो गया 100 प्लस 150 150, मतलब ये हो जाएगा 250। तो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है 250 जूल। तो हम लोग का सही आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने बस वही फार्मूला यूज किया जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, बस एक ही फार्मूला है, बस अलग अलग केस याद रख लेना है, किस केस में कौन 0 होगा और किसका क्या वैल्यू हो जाएगा, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। अब यहाँ पर दे रखा है इंसुलेटेड कंटेनर, एक कंटेनर है इंसुलेटेड है, मतलब कि Q का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, हीट ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। ठीक है, गैस हैज 2 चैम्बर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग पार्टीशन, इस तरह से यहाँ पर अलग किया गया है। ठीक है, इसको बंद कर दिए। ऊपर वाला हम बोल रहा है ऑन द चैम्बर हैज वॉल्यूम V1 कंटेन्स आइडियल गैस प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1, यहाँ पर है P1 V1 T1। ठीक है, द अदर चैम्बर हैज P2 V2 एंड T2, यहाँ पर जो गैस है P2 V2 और T2, ये इसका करंट कंडीशन है। ठीक है, इफ द पार्टीशन इज रिमूव विदाउट डूइंग एनी वर्क, यहाँ पर Q तो 0 था ही, वर्क भी क्या है 0 है। ठीक है, और द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है, इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस, द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द गैस, बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर अब बताओ कि इसका क्या होगा। मतलब किया क्या है, यहाँ से इस कंटेनर को हटा दिया, हटाने से क्या हो गया, ये आपस में मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद पूछ रहा है कि बताओ इसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा। अब ये जो सिस्टम है एडियाबैटिक है, मतलब इसमें क्यों चेंज हो नहीं रहा है, वर्क कुछ हो नहीं रहा है। अगर हम लोग फार्मूला लिखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि जो हीट सप्लाई होता है वो उसको इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और साथ में कुछ वर्क डन होता है। अब ये भी कुछ नहीं हो रहा है, ये भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसका इंटरनल एनर्जी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब पहले जो इंटरनल एनर्जी होगा ना, बाद में भी इंटरनल एनर्जी वही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ 2
इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनली मिक्स करने के बाद। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन सी वी इंटू T1। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर क्या दिया हुआ था, T1 दिया हुआ था, प्लस एन सी वी इंटू T2, इसका नंबर ऑफ मोल N1 होगा, इसका N2 होगा, इज इक्वल टू N1 प्लस N2। टोटल नंबर ऑफ मोल जब इसको मिक्स कर देंगे आपस में तो टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 हो जाएगा, इंटू सी वी ही रहेगा, इंटू टी फाइनल टी टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इस फाइनल टी का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो अगर यहाँ से सी वी सारा कुछ कैंसिल कर दे तो फाइनल टेम्परेचर आएगा N1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय नीचे में आ जाएगा N1 प्लस N2। अब N1 और N2 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, P1 V1 बराबर N1 R T1। यहाँ से अगर N1 निकालेंगे तो आ जाएगा P1 V1 बाई R इंटू T1। ये हो जाएगा N1 का वैल्यू। इसी तरह से N2 भी निकाल लेंगे तो ये सॉल्व करके हम लोग का फाइनली आएगा, N1 की जगह पर लिख सकते हैं P1 V1 और R को छोड़ देते हैं क्योंकि R ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा और फाइनली वो कट जाएगा। तो P1 V1 बाई T1 और प्लस और इंटू T1। ठीक है, इंटू T1 भी लिखना होगा और प्लस P2 N2 का वैल्यू P2 V2 बाई T2 और साथ में यहाँ पर एक T2 है ही तो ए T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 फिर करेंगे तो मतलब कि P1 V1 बाई T1 और प्लस P2 V2 बाई T2। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो T1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से T2 कैंसिल हो रहा है, ऊपर में बच गया P1 V1 और प्लस P2 V2। लिख लेंगे P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना रह जाएगा, इसको अगर हम लोग T1 T2 एलसीएम ले लेते हैं, T1 T2 तो P1 V1 T2 प्लस सेकेंड टर्म यहाँ P2 V2 इंटू T1 बन जाएगा, P2 V2 इंटू क्या था यहाँ से T1। और इसको अगर ऊपर लेकर के चले जाए तो T1 इंटू T2 इंटू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 T2 और प्लस कितना हो जाएगा P2 V2 T1। एक किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, T1 T2 यहाँ पर है और साथ में P1 V1 प्लस P2 V2। ठीक है, और नीचे में P1 V1 T2 और P2 V2 T1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट I टू स्टेट F। यहाँ से यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2019 में पूछा था। एक कब का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2007 को ही रिपीट करके 2019 में पूछा था। इसमें हम लोग का क्या कांस्टेंट रहता है, इसमें हम लोगों ने देखा था इंटरनल एनर्जी जो होता है ना वो पाथ पर डिपेंड करता नहीं है, तो वो दोनों केस में कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला केस लेकर के चले I टू स्टेट F along द पाथ IAF, ये वाला केस लेके चलेंगे तो हम लोग का जो Q होगा वो डेल यू प्लस वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें हम लोग का यू जो है ना वो कांस्टेंट रह जाता है, डेल यू का जो वैल्यू स्टार्टिंग में होगा वही डेल यू हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला केस में भी लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, 50 इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू कितना है 20, 50 में से 20 किया तो 30 बराबर आ गया डेल यू। ये पहला केस हो गया। दूसरा अब नीचे वाला केस लेंगे तो नीचे वाला केस में सिर्फ Q का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो 36 बराबर डेल यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 30 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 30 6 जूल 6 कैलोरी। यहाँ पर सब कुछ कैलोरी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी एक सिस्टम जा रहा है भाया 2 प्रोसेस 1 एंड 2, एक ऊपर वाला प्रोसेस है एक नीचे वाला प्रोसेस है। डेल यू 1 और डेल यू 2 आर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या दिया हुआ, डेल यू 1 और डेल यू 2। मतलब ये तीसरा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में, फिर 2007 में और फिर 2005 में। हम लोग क्या सीखे, डेल यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है,
किसी भी रास्ते से जाएंगे वो सेम आएगा, मतलब यहाँ पर डेल U1 बराबर होगा डेल U2 का। तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या इसमें से गलत है। तो अगर इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक थ्योरी क्लियर हो गया होगा, मतलब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मतलब यही था कि अगर Q सप्लाई करोगे तो वो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, साथ में कुछ काम होगा। अब देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट इसको दे करके लिखा हुआ है। इट इज ए रिप्रेजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोल रहा है कि एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है। हाँ, यह एक चीज ही सिखा रहा है। इसको हम लोग कुछ एनर्जी दिए थे, उसका एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गया, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और कुछ काम हुआ, मतलब एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ। एनर्जी जो पहले था वही बाद में कंजर्व रह गया एनर्जी, है ना, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है इसका। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू एनी साइक्लिक प्रोसेस, ये सारे ही प्रोसेस में अप्लीकेबल है। ये स्टेटमेंट भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट लिखा है अप्लीकेबल। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे पिछला क्वेश्चन ही, ये साइक्लिक प्रोसेस में भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लीकेबल है। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, सही है। एंट्रोपी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें पढ़ते हैं, तो ए स्टेटमेंट भी सही है। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हर फार्मूला में इंटरनल एनर्जी यूज हुआ है, ए भी सही है, मतलब ए सी डी सही है, गलत कौन सा है, बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो एक क्वेश्चन जो है इसका पूरा मतलब समझा दिया, ठीक है, कि इसका पूरा मतलब क्या है, ठीक से स्टूडेंट इसको सीखा है कि नहीं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 2 देखेंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 2।